नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं स्पेशल पॉडकास्ट। और आज जो मेरे गेस्ट हैं पॉडकास्ट में, वो बहुत सालों से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काबिज हैं। करीब 20 साल का उनका यहाँ पर एक्सपीरियंस है। 500 करोड़ रुपए से ज्यादा वो AUM मैनेज करते हैं और 1200 क्लाइंट्स को वो मैनेज कर रहे हैं। और अपने एक्सपीरियंस से वो सैकड़ों लोगों को टॉर्च बीरर के तौर पे यहाँ पर काम कर रहे हैं और हेल्पिंग देम मैनेजिंग वेल्थ थ्रू म्यूचुअल फंड्स। लेकिन मार्केट वोलेटिलिटी में भी उन्होंने लोगों को सही राह, सही दिशा दिखाई। और आज इस पॉडकास्ट के जरिए आपको भी वो अपने हिडन ट्रिक्स से इनलाइटन करेंगे, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब इक्विटी मार्केट किसी और दिशा में जा रहा है और कमोडिटी, खास तौर पे गोल्ड और सिल्वर, किसी और दिशा में जा रहा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट यू सिट्रीन फाइनेंशियल सर्विसेज के फाउंडर एंड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर प्रशांत मौर्य सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद अभिषेक, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन करा। प्रोफाइल, हम क्या कर रहे हैं, काफ़ी क्रिस्प समराइज कर दिया है। सर, शुरुआत से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी पर्सनल जर्नी में थोड़ा सा झांकना चाहूँगा। सबसे पहले सर ये बताइएगा कि आप इस इंडस्ट्री में कैसे आपने एंट्री की है, क्या सोच विचार था, क्या मकसद था आपका? मैंने अपना प्रोफेशनल करियर 2004 से शुरू करा और मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग थी वो इंडिया की लार्जेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी थी उस समय। और 5 साल अप्रॉक्सीमेटली मैंने वहाँ काम करने के बाद और काफ़ी सारे डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को हैंडल करने के बाद, क्लाइंट्स को रेकमेंड करने के बाद, एक समय आया जब लगा कि अब मुझे अपना कुछ स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज जब भी आप किसी जॉब में होते हैं तो वहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल बैरियर्स होते हैं। राइट। और क्योंकि आपको जिस कंपनी में आप काम कर रहे होते हैं उनके दिशा निर्देश को पालन करना पड़ता है और उसके साथ आपका कई बार कुछ चीज़ों में आपके पर्सनल वैल्यूज़ के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सो इसलिए 5 साल काम करने के बाद फिर हमने अपनी कंपनी स्टार्ट करी। और कंपनी स्टार्ट करने का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हम क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट विथ प्रोफेशनल एडवाइस एंड एथिकल वैल्यूज, इसको कंबाइन करके अपनी पूरी प्रैक्टिस को रन करें। और इसी को देखते हुए सिट्रीन फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि हम ऑलमोस्ट लास्ट 10 साल से हम लोग यहाँ पे में रन कर रहे हैं, उसमें काफ़ी कुछ हमें ये लगता है कि हमने अपने सारे क्लाइंट्स के लिए वैल्यू क्रिएट की है। जब आपने सर एंट्री की इसमें, तो यू फेस एनी सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस कि मतलब सबसे बड़ा चैलेंज मेरा ये रहा, या वो ऐसा चैलेंज जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी हो कि इस चैलेंज को मैंने टैकल करके एक तरह से सारी जो कमियां थी या सारे बड़े ऑब्स्टिकल्स थे उनको मैंने टैकल कर लिया है? सो जब करियर शुरुआत करा तो म्यूचुअल फंड एक बहुत नया प्रोडक्ट था इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उस समय अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम इन्वेस्टर्स, निवेशक, कॉर्पोरेट एफडी, बैंक एफडी या ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, आप उसको पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या इंश्योरेंस पॉलिसी भी जो उस समय लेते थे, उसमें इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता था। नॉर्मली अगर आप सोचें तो इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव होता है रिस्क, लाइफ को कवर करना, लेकिन 15-20-25 साल में इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरह क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को दिया गया। तो ये सारे प्रोडक्ट्स थे। और जब म्यूचुअल फंड को कुछ ही समय हुआ था, तो जब अपने अपने इन्वेस्टर्स से, क्लाइंट से म्यूचुअल फंड को डिस्कस करना शुरू करा, तो उस समय एक उनके लिए थोड़ा सा घबराहट या ट्रस्ट डिफिशिट हो जाता था। क्योंकि अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट अपने किसी इन्वेस्टर को, क्लाइंट को बताया कि आप इन्वेस्ट करें, तो उनका पहला प्रश्न ये होता है कि कितना रिटर्न देगा। और जैसे इंश्योरेंस में भी कई लोग पूछते हैं कि मतलब मुझे क्या इसमें रिटर्न मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा क्योंकि वो यूलिप प्लान तो होते हैं उसमें जी, लेकिन दैट्स एंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट। एग्जैक्टली। और रिटर्न सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सब्जेक्ट टू मार्केट वॉलेटिलिटी, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि 12% मिलेगा, 15% मिलेगा, या हिस्टोरिकल रिटर्न को देख के भी आप क्लाइंट्स को ये नहीं कह सकते कि मिलेगा। तो सबसे बड़ा जो उस समय एक
प्रॉब्लम या एक चैलेंज, बेहतर वर्ड होगा, चैलेंज जो था वो ये था कि क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट जर्नी, इन्वेस्टमेंट थॉट को चेंज करना, मूव करना, जहां की उनको एक एश्योर्ड रिटर्न की एक हैबिट बनी हुई थी, क्योंकि जब वो पैसा इन्वेस्ट करते थे तो उन्हें ये पता होता था कि मैं कितने समय के लिए कर रहा हूं और इस पे मुझे कितना रिटर्न आएगा विद कैपिटल प्रोटेक्टेड, क्योंकि उनका प्रिंसिपल भी मैक्सिमम टाइम सेफ रहता था, वर्सेस म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट जिसमें कि रिटर्न भी एश्योर्ड नहीं है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम। प्रोडक्ट में कई बार कुछ समय के लिए हो सकता है आपका कैपिटल भी इरोड हो जाए, अगर आपका इन्वेस्टमेंट करने के बाद इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स की गई है और अगर उसके बाद मार्केट में कोई गिरावट आ जाए, तो इस तरह के प्रोडक्ट के लिए कन्विंस करने में शुरू में चैलेंज आया। और उसके साथ साथ अगर आप ध्यान करें तो 2000 में आईटी टेक बबल बस्ट हुआ था, राइट। वो एक बहुत ज्यादा एक नेगेटिव रहा, जिस भी इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला उनके लिए एक्सपीरियंस बहुत खराब था, और उसको भी हमें चैलेंज हैंडल करना था। तो इन सारी चीजों को शुरू में एक तरह का एक बैरियर रहा, लेकिन धीरे धीरे जब हमने क्लाइंट्स को समझाना शुरू करा, और इसमें सबसे जो एक एडवांटेज या सबसे अच्छा सपोर्ट रहा कि क्लाइंट्स को जब हमने एक एसआईपी बोला कि आप वन शॉर्ट लमसम इन्वेस्टमेंट्स मत करें, आप टुकड़ों में करें, जिसका फायदा आज की डेट में सबको पता है एसआईपी का, कि अगर आप मार्केट में वॉलेटिलिटी है या मार्केट गिर भी रही है तो भी आपकी ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगी, इसकी वजह से लंबे समय में जाके वो रिटर्न्स बहुत अच्छे बन जाते हैं। ये जिस चैलेंज को हमने ओवर पीरियड ऑफ टाइम हैंडल करा। इनिशियल क्लाइंट्स जब आपने बात की, मतलब उसका आपने जर्नी भी बताई कि मतलब म्यूचुअल फंड को लेकर खास तौर पे अगर देखा जाए तो एसआईपी उस वक्त के लिए बहुत एक टैबू वर्ड रहा होगा, क्योंकि उस वक्त बहुत जितने लोग समझ गए हैं उनके लिए तो खैर आज फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन एसआईपी या लमसम उस वक्त इनिशियल क्लाइंट्स को समझाने में, कन्विंस करने में क्या प्रैक्टिस आप अपनाते थे, जिससे कि वो समझ जाते थे कि मतलब यही एक ट्रिक है जो मैं आगे इस्तेमाल कर सकता हूँ बाकी क्लाइंट्स के लिए भी? मैं आपको इसका एक बहुत बेहतर एक उदाहरण देता हूँ। मैंने बोला कि कैपिटल प्रोटेक्शन चाहिए। राइट। तो निवेश करते समय सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य होता है कि मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो मेरा सेफ रहे। ठीक है, रिटर्न में थोड़ा बहुत मैं उतार चढ़ाव बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो हमने इसका बहुत सिंपल सा एक सॉल्यूशन निकाला कि उस समय एक पोस्ट ऑफिस की स्कीम होती थी, मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो उसमें 4 लाख पर पैन इन्वेस्टमेंट किए जा सकते थे। राइट। सो क्लाइंट का पोस्ट ऑफिस में क्लाइंट ने एमआईएस करा होता था, तो क्लाइंट को बोला कि आप एक काम करें, आपका जो मंथली ब्याज आ रहा है इसकी आप एक एसआईपी करते जाएं। ओके। तो मैच्योरिटी पे आपका पोस्ट ऑफिस एमआईएस की मैच्योर होके वापस आ गई, आपका पूरा का पूरा कैपिटल इंटैक्ट है, और ये रिटर्न जो है वो हम इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वॉलेटिलिटी। तो टेक्निकली एक तरह का कैपिटल प्रोटेक्टेड एक फंड हमने क्रिएट करने की कोशिश करी विद अवर रेगुलेटरी कॉन्स्टेंट, और उसके में क्लाइंट ने देखा कि ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि प्रिंसिपल तो इंटैक्ट है, उनको इन्वेस्टमेंट्स करने के साथ ही पता चला कि हाँ मेरा पैसा कहीं नहीं, मेरा मूलधन जो है उस पर कोई भी आंच नहीं आएगी, और एडिशनल रिटर्न जो थे उसकी वजह से एक्सपीरियंस बहुत रहा। तो उस एक्सपीरियंस की वजह से एक होता क्या है कि जैसे ही आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो आप अपने पोर्टफोलियो को धीरे धीरे और म्यूचुअल फंड में या मार्केट लिंक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। तो एक ये जो प्रैक्टिकल हमने करा काफ़ी सारे क्लाइंट्स के, ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव रहा। और इसी तरह दूसरा कि किसी क्लाइंट ने अगर मान लीजिए 100 रुपये इन्वेस्टमेंट्स करने का डिस्कशन करा, तो हमने काफ़ी उनको समझाने के बाद कि आप बाकी 80 रुपये 75 रुपये आप नॉर्मल जो भी आपके इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें आप करिए, बट थोड़ा सा पैसा आप म्यूचुअल फंड में डालिए, चाहे आप लमसम डालिए चाहे एसआईपी के थ्रू डालिए। और उस एक्सपेरिमेंट करा, क्लाइंट को कन्विंस करा, उसने काफ़ी अच्छा पे ऑफ करा, क्योंकि अगर आप उस समय देखें तो सेंसेक्स 2004 से लेकर 8 तक 6,000 से 18,000 की रेंज में था विद वॉलेटिलिटी। ओके, सो और आज अगर आप देख रहे हैं तो सेंसेक्स
तकरीबन 80-85 हज़ार के आसपास है। तो वो जो एक्सपीरियंस रहा, क्लाइंट्स ने, इन्वेस्टर्स ने काफ़ी वेल्थ क्रिएट करी, वो सबसे बड़ा प्लस। यहाँ पर हम लोगों ने सर के पर्सनल जर्नी के बारे में जान लिया, एक दहलीज पे पहुंच गए कि चलिए ठीक है कि आपको हमने पहचान लिया। अब थोड़ा सा चलते हैं उनके आंगन में, म्यूचुअल फंड के बारे में जरा समझते हैं कि वो कैसे यहाँ पर मैनेज करते हैं और क्या स्ट्रैटेजी वो अपनाते हैं। सर, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था शुरुआत के वक्त में, और जो आज का हमारा मुद्दा भी यही है, गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ, गोल्ड और सिल्वर फंड्स ऑफ फंड्स। हम लोग काफी समय से देख रहे हैं कि पिछले एक साल में कमाल की इसमें रैली देखने को मिली, और रिटर्न्स भी अगर पिछले एक साल को देखें तो बहुत जबरदस्त रहे। गोल्ड ने करीब 80-90% के रिटर्न्स दिए ईटीएफ के लिहाज से, और सिल्वर ने भी करीब 200% के रिटर्न्स दिए थे, और आपने एनालिटिक्स के लिहाज से ये बताया शायद 300% के भी रिटर्न्स मिले। उस रैली को देखते हुए सर क्या लग रहा है कि जो आपके क्लाइंट्स हैं वो इस रैली को कैपिटलाइज कर पाए थे, या फिर पिछले एक महीने में जैसे हम लोगों ने देखा कि मतलब कई लोग सोच रहे थे कि और ज़्यादा इसमें इजाफा होगा, और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ोतरी होगी, इंक्रीमेंट होगा थोड़ा सा, और इसमें प्राइजेस होंगे और बढ़ेंगे, वहाँ पर वो आके फंस गए। आपने ऐसे क्लाइंट्स को कैसे मैनेज किया, क्या स्टोरी आप यहाँ आपने कैसे देखी इसको? जैसे आपने बिल्कुल ठीक बोला कि गोल्ड का लास्ट 1 ईयर रिटर्न 100%, सिल्वर 200%। और कई बार होता क्या है कि जब भी कोई एसेट क्लास एक्सेप्शनल रिटर्न जनरेट करता है तो शुरू राइट। की रैली मैक्सिमम इन्वेस्टर्स, क्लाइंट मिस करते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ 100 से 200 की हो रही है तो आपने 100 रुपये के रिटर्न से 100 रुपये की एंट्री पॉइंट पे आप आ गए और आप 200 तक की पूरी जर्नी। कुछ लोग उस जर्नी को 110 120 पे शुरू करते हैं और कुछ लोग उसको 200 पे आते हैं। राइट। तो हमारा जो हम प्रैक्टिस फॉलो करते हैं हमारी फर्म में, हमेशा उसका एक कोर सिद्धांत है, एसेट एलोकेशन। तो हर क्लाइंट का, हर इन्वेस्टर का एसेट एलोकेशन डिफरेंट हो सकता है उनके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली, उनके राइट। इन्वेस्टमेंट होराइजन के अकॉर्डिंगली। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, सो मैक्सिमम एसेट एलोकेशन में अगर आप देखेंगे तो कमोडिटी 10 से 15% का पार्ट होना चाहिए पोर्टफोलियो का, इन आइडल इन्वेस्टमेंट सिनेरियो। तो इसमें इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए हम क्लाइंट्स को कहते थे कि आप गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट्स करिए, और कुछ टाइम से वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, 4-5 साल से। सिल्वर रिसेंटली लास्ट 2 साल से ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ओपन हुआ है थ्रू म्यूचुअल फंड। बिल्कुल। सो गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स था 4-5 साल से, सिल्वर रिसेंटली ऐड ऑन हुआ। तो जो शुरू से इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी गोल्ड में थ्रू एसआईपी और एसटीपी, वहां पे रिटर्न्स आए, सिल्वर में भी आए, लेकिन वो एसेट एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आए। तो हुआ क्या कि अगर मेरा 10% किसी क्लाइंट के पोर्टफोलियो में गोल्ड था, तो बिकॉज रिटर्न की वजह से वो ऑटोमेटिकली 20% हो गया। या सिल्वर अगर 3-4% था तो सिल्वर गोल्ड पुट टुगेदर 25% हो गया। बिल्कुल। तो इस तरह से क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में पार्टिसिपेट करा और उसको वापसी में रीबैलेंस भी किया गया, जो सबसे ज्यादा जरूरत है पोर्टफोलियो के। अगर आप ये बोले कि क्या पूरा पोर्टफोलियो क्लाइंट का था आपके गोल्ड सिल्वर में, तो नहीं, और होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो जो मैं वापस उस चीज को बोलूंगा कि इस पूरे डिस्कशन में जो भी हम बात करेंगे, हमारा एक बार वर्ड बार बार ये रिपीट होता रहेगा, एसेट एलोकेशन, रिस्क प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट हॉराइजन, क्योंकि ये सारे लिंक्ड हैं और इन्वेस्टमेंट में पूरी जर्नी में इन वर्ड से इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। पिछले एक साल में सर इक्विटी मार्केट भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, और इस सिचुएशन में आके कई सारे इन्वेस्टर्स ऐसे आए जिन्होंने इक्विटी से पैसा निकाल के, म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल के गोल्ड और सिल्वर में एलोकेट करना शुरू कर दिया था। ऑब्वियस सी बात है कि उसमें रैली काफ़ी अच्छी बनी हुई थी। ऐसे क्लाइंट्स के लिए क्या सलाह है, और इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में इक्विटी किस तरह बिहेव करेगा ये प्रिडिक्ट कर पाना
एंटिसिपेट करना बहुत मुश्किल है। लंबे समय में आप देखें कि 1 साल का रिटर्न 5-6% है, 3 साल का रिटर्न 12 से 13% है, 10 साल का रिटर्न 17-18% है। तो इससे यही निष्कर्ष निकल के आता है कि जितने लंबे समय में आप अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को रखेंगे, उतना ज़्यादा चांसेस है कि आप रिटर्न्स अच्छे बना पाए। अब लास्ट 1 साल में इक्विटी का रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 4-5% रहा, अगेंस्ट कमोडिटी सिल्वर और गोल्ड ने, जिस तरह हमने डिस्कस करा, कि बहुत ज़्यादा रिटर्न दिए। तो वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने इक्विटी में लास्ट 1-2 साल में पैसा डाला और रिटर्न्स उनकी एक्सपेक्टेशन के फलस्वरूप नहीं आए, वो बड़ा डिसहार्टन हो गए। उनको लगा कि अब ये कमोडिटी चल रही है, ये स्कीम्स अच्छी कर रही है, क्यों ना इसमें पैसा डाला जाए, और उन्होंने वहाँ पैसा मूव करने की भी कोशिश करी। इसमें फिर वही हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो एसेट एलोकेशन का पार्ट था या रिटर्न चेस किए जा रहे थे, जो 2023-2024 में स्मॉल और मिड कैप के साथ हुआ, वही यहाँ पे अब कमोडिटी के साथ की जाने की कोशिश। तो जिसने भी इन्वेस्टर्स ने इस तरह मूव करा, वो फिर दिक्कत में आ गया, क्योंकि फिर जो रिटर्न 3-4 महीने में बना, हो सकता है वो वाइप आउट हो चुका हो। और 1 साल में इक्विटीज में कोई रिटर्न आई नहीं, और जो वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल पैसा था, वो कमोडिटी में अगर वो लास्ट 10-15 दिन में आए, तो वहां से नोशनल 15% 20% का लॉस हो गया। राइट। तो इसीलिए इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वही है, आप एसेट एलोकेशंस को ध्यान में रखें। टैक्टिकल आप थोड़ा बहुत एलोकेशंस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रिटर्न को चेस करने की कोशिश करेंगे, हिस्टोरिकल रिटर्न को चेस करने की कोशिश करेंगे, खास करके उस समय जब उसने अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया हो, तो ये हो सकता है कि कुछ समय के लिए वो स्टैग्नेंसी करेक्शन फेस में चला जाए, और वो बहुत ज़्यादा कष्टदायक होगा। सर, क्या लगता है कि कुछ जो इन्वेस्टर्स रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर एक पॉजिटिव वर्ड भी होता है रादर देन ट्रेडर, लेकिन कुछ इन्वेस्टर जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, इस रैली के दौरान वो ट्रेडर बन गए, और क्या वो सही स्ट्रैटेजी है थोड़े समय के लिए, इन केस अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो है वो ट्रेडर बन जाए? इसको कैसे देखते हैं आप? स्ट्रैटेजी वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जिस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से, अपने इन्वेस्टमेंट हॉराइजन से आपने इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू करा, वो आपने पर्पस ही डिफीट कर दिया। क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट्स करा तो हमें ये पता था कि इस समय ये स्कीम, एसेट क्लास हो सकता है शॉर्ट पीरियड के लिए वॉलेटाइल हो या रिटर्न ना जनरेट करे, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन क्लियर था, तो आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वो इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट करी। अब हुआ क्या कि लगा कि आपको ये स्कीम या ये कैटेगरी या ये एसेट क्लास रिटर्न नहीं दे रहा, तो आपने इमीडिएटली उसको शिफ्ट करने की कोशिश करी दूसरे। जैसे ही आप ये चीज़ शुरू करेंगे, वो चाहे सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके करा, या व्हाट्सएप पे किसी ने आपको टिप दे दी, या रिकमेंडेशंस दे दी, आधी अधूरी जानकारी पे जैसे ही आपने ट्रांजैक्शंस को करा, मैं इसको ट्रांजैक्शन वर्ड करूंगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन इसलिए हो गया क्योंकि आपने अपने ऑब्जेक्टिव को ब्रेक करने की कोशिश करी। ठीक है, अब उसकी शुरुआत होती है, आपको क्या परेशानी आएंगी पोर्टफोलियो में। पहला, आपके पोर्टफोलियो की रिटर्न गिरेगी उस समय में, क्योंकि दो चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी। पहला हो सकता है जब आप अपनी स्कीम से एग्जिट कर रहे हैं तो आपको एग्जिट लोड लग जाए। राइट। दूसरा, अगर आपको गेन हुआ था तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा 20%। यही अगर आप लंबे समय के लिए रखते और आप आगे अपने ऑब्जेक्टिव्स के समय पहुंचने पे आप निकालते, तो आज के टैक्स लॉस के अकॉर्डिंगली 12.5% का आपको टैक्स देना पड़ता, और 1.25 लाख रुपए की आपको टैक्स एग्जिम्पशन भी मिल जाती। तो आपने अपने पोर्टफोलियो की रिटर्न को रिड्यूस कर दिया, दो कॉस्ट इम्पैक्ट स्विचिंग से। और दूसरा
क्योंकि जैसे ही आप दूसरे एसेट क्लास में गए रिटर्न को चेज करके, तो आप रिटर्न चेजर बन गए, क्योंकि आपकी ये मेंटेलिटी बन गई कि मेरे को बस रिटर्न चेज करनी है। और अगर आपकी ये कॉल अच्छी चली गई तो हो सकता है ये आपकी हैबिचुअल एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल बन जाए कि मैं रिटर्न चेजर बहुत अच्छा हूं, मैं हर बार रिटर्न को चेज करूंगा, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं वो है। डेंजरस भी हो सकती है। बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो डिफीट हो जाए। राइट। तो ट्रेडर बहुत ज्यादा हानिकारक है। म्यूचुअल फंड सबसे सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड प्रोडक्ट है, इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। जो उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम फॉलो करके उसमें हम इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। हमें ट्रेडिंग करने के बारे में कोई ख्याल नहीं लाना चाहिए, ये मेरी राय है। सर, गोल्ड और सिल्वर की जैसे इतनी हम लोग बात कर रहे हैं, और ऑब्वियस बात है कई सारे लोग पिछले एक साल में, जैसे कि आपने भी जिक्र किया है इसका, कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें आना शुरू हो गए, म्यूचुअल फंड निवेशक खास तौर पे। क्या लगता है कि गोल्ड और सिल्वर को कोर पोर्टफोलियो में रखना चाहिए कि इसको सैटेलाइट पोर्टफोलियो के लिहाज से हमको देखना चाहिए जब हम लोग इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर बात कर रहे हो तो? सो गोल्ड और सिल्वर को भी हमें अलग अलग देखना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों कमोडिटी की वॉलेटिलिटी कैसे है, किस तरह उतार चढ़ाव होता है। और हिस्टोरिकल डेटा ये कहता है कि गोल्ड में वॉलेटिलिटी कम है वर्सेस सिल्वर के। सो गोल्ड आपके कोर पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है 5 से 10%, और सिल्वर आपके सेटेलाइट पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है 5-7%, 10%। और उसमें आपको टैक्टिकल मूव करना पड़ेगा। अगर रिटर्न्स बहुत ज़्यादा बन गए हैं शॉर्ट पीरियड में तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये सारी वॉलेटिलिटी को देख के। बट जस्ट टू समराइज, गोल्ड कैन बी अ पार्ट ऑफ योर कोर पोर्टफोलियो सब्जेक्ट टू द लिमिट ऑफ 5 to 10%, एंड सिल्वर कैन बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो सैटेलाइट इन अ पोर्टफोलियो। सैटेलाइट। सर, अभी हम लोग जैसे देखते हैं कि म्यूचुअल फंड निवेशक जो गोल्ड सिल्वर की वोलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या लगता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड भी एक ऑप्शन हो सकता है उनके लिए, या कोई और फंड जो आप देखते हैं कि गोल्ड सिल्वर को भी टच कर ले और इक्विटी को भी यहाँ पर एक साथ ले ले? सो आपने मेरे आंसर को पार्टली कवर कर लिया। सो गोल्ड सिल्वर में सेपरेटली इन्वेस्ट करने की जगह अगर आप उसको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके दो कारण। मल्टी एसेट में रेगुलेटर ने मिनिमम लिमिट्स को डिफाइन किया हुआ है। राइट। इक्विटी 10%, डेट 10%, एंड कमोडिटी 10%। सो एज अ पार्ट ऑफ अ कोर पोर्टफोलियो और स्ट्रेटेजिक, जब हम कहते हैं कि 5 से 10% आपका कमोडिटीज में हो सकता है, तो अगर आपने मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को ऑप्ट करा अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो बाय डिफॉल्ट 10% तो आपके पोर्टफोलियो का पार्ट कमोडिटी में चला ही गया। दूसरा, इसका कॉस्ट बेनिफिट भी बहुत अच्छा है। हम इसको इस तरह समझते हैं कि हमने एक इन्वेस्टमेंट करी गोल्ड में और एक इन्वेस्टमेंट करी हमने सिल्वर में। अब एक साल में बहुत अच्छे रिटर्न आ गए, या जब भी हमने इन्वेस्टमेंट्स किए हमने बहुत ज़्यादा रिटर्न्स बना लिए। अब हमें लगा कि हम प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही हमने प्रॉफिट को बुक करा, एज पर प्रेजेंट टैक्स लॉज, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट को 2 साल से कम हुआ है तो उसमें मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स लग गया। ठीक। तो मैं इसको दूसरी तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। मैंने 10% गोल्ड में डाला, एक साल में 10% का 20% हो गया। ओके। 100% रिटर्न। मैंने 10% रिडीम कर लिया पोर्टफोलियो जो मेरा गेन हुआ था। तो अगर मैं मान के चलूं उस 10% जो मैंने गेन निकला, ओके सॉरी इसको कट करते हैं कोई नहीं, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन थोड़ा सा। ओके, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं। सो हमने अपनी इन्वेस्टमेंट 10% गोल्ड में करी और एक साल में 10% गोल्ड
वैल्यूएशंस की वजह से, रिटर्न की वजह से 20% हो गया, और इन्वेस्टर को ये लगता है कि मैं ये पूरा का पूरा पैसा गोल्ड से निकाल लेता हूँ। उन्होंने पूरा का पूरा पैसा ये निकाल लिया, राइट। जो भी कारण रहे हो कि ठीक है काफी रिटर्न बन गया, अब इसको वापस निकालते हैं और उसको फिर आगे देखेंगे कैसे रीइन्वेस्ट करना है। जैसे ही ये ट्रांजैक्शन करी, इन लेस देन 2 ईयर आपका जो 10% का पूरा गेन था उस पे आपको मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स देना पड़ा। जिस भी टैक्स ब्रैकेट में इन्वेस्टर है उसके हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ेगा। यही चीज सिल्वर पे अप्लाई होती है। और ये क्यों करा गया? क्योंकि ये लगा इन्वेस्टर को, आप जैसे जो मीडिया में मित्र हैं वो बताते हैं कि वैल्यूएशंस महंगे हुए, गाइड करते हैं, लोग फॉलो करते हैं, या सोशल मीडिया की अब यहाँ पे हो सकता है कुछ टाइम करेक्शन आ जाए, इसकी वजह से उन्होंने पूरा पोर्टफोलियो गोल्ड या सिल्वर को सेल करा और वहां पे टैक्स दिया। अब इसको आप एक दूसरी तरीके से हम देखें कि अगर यही चीज, ये इन्वेस्टमेंट गोल्ड और सिल्वर की, और बेटर टू से कमोडिटी, इन्वेस्ट किया होता मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में, जहां पे 20% अगर इन्वेस्टमेंट थी कमोडिटी में, जो कि एक साल में बढ़ के 40% हो गई थी, तो फंड मैनेजर ने जो प्रैक्टिस नॉर्मली फॉलो करते हैं, 20% 40% जो एडिशनल रिटर्न बना था कमोडिटी को, उसको मूव करके डेट या इक्विटी में आ गए, जैसा भी फंड मैनेजर या इन्वेस्टमेंट टीम का व्यू था। लेकिन इन्वेस्टर को कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। राइट, ओके। सो टैक्स और एनी कॉस्ट, वेदर इट्स अ टैक्स और exit load, all this leads to reduce or reduction of a return for an investor. तो यहां पे इन्वेस्टर ने ये चीज भी सेव कर ली। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैक्सिमम इन्वेस्टर्स के लिए जो बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं करते, बहुत ज्यादा मार्केट को ट्रैक नहीं करते, हमें मानते हैं कि फंड मैनेजर, म्यूचुअल फंड कंपनीज बहुत बेहतर काम करती हैं, क्योंकि वो दिन रात रिसर्च रिपोर्ट्स, ग्लोबल डेटा एनालिस्ट टीम, वो सारे मिलके ज्यादा अच्छा क्लाइंट्स, इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए ये स्टेप्स काफी जल्दी ले सकते हैं वर्सेस एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स के। राइट। तो मुझे लगता है इन सारी पॉइंट्स को अगर आप समराइज करेंगे तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इज प्रोबेबली मच बेटर टू इन्वेस्ट इन अ कमोडिटी। कमोडिटी में इन्वेस्ट करें, इससे बेटर ये है कि आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का भी चयन कर सकते हैं। और रिटर्न्स के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो पिछले साल, जहां तक मैं थोड़ा सा एमफी की डेटा देख रहा था, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने करीब 24% के रिटर्न दिए हैं। जो मैं टॉप 5 फंड्स की अगर बात करूं तो 20 से 24% के रिटर्न दिए हैं। किसी और भी इक्विटी फंड की कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो वो शायद नहीं था। तो फंड मैनेजर का, जैसे सर ने बताया, कि बहुत अच्छा रोल होता है, और आपको यहाँ पर चांदी और सोने की भी यहाँ पर फ़ायदा मिल जाता है, प्लस इक्विटी का भी फ़ायदा मिल जाता है। सर, क्या लगता है कि मल्टी एसेट जो स्ट्रैटेजी होती है, या हाइब्रिड कैटेगरी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, वोलेटिलिटी को, मार्केट की वोलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए एक बहुत बढ़िया जरिया है? तो इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए सबसे एक आसान तरीका, या हम किसी से भी डिस्कशन करते हैं तो होता है कि आप सस्ते चीप वैल्यूएशन में मार्केट में इन्वेस्ट करें, और जब मार्केट महंगी हो जाए या एक्सपेंसिव जोन में आ जाए तो आप उसमें से प्रॉफिट को बुक कर लें या पार्शियल होल्डिंग को सेल कर दें। लेकिन प्रैक्टिकली किसी को भी ये नहीं पता प्रिसाइसली कि कब चीप है मार्केट और कब एक्सपेंसिव हो गई। दीज आर ओनली इंडिकेशन। सो और जैसे मैंने अभी आपके एक और प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया कि जब आप पोर्टफोलियो में चेंजेस करते हैं तो आपको कॉस्ट भी बियर करनी पड़ती है, जो कि एग्जिट लोड शायद लग सकता है डिपेंडिंग ऑन विच स्कीम यू हैड इन्वेस्टेड, और टैक्स एंगल। सो इन दोनों चीजों को केटर करने के लिए हाइब्रिड, बैलेंस एडवांटेज और मल्टी एसेट ये बहुत बेहतर विकल्प है। क्योंकि जिस हिसाब से बताया कि मल्टी एसेट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10% तीनों एसेट क्लासेस में है, इसी तरह हाइब्रिड में भी 65% तक मैक्सिमम इक्विटी में, राइट, 35% डेट, और सिमिलरली बैलेंस एडवांटेज में भी डायनेमिकली मैनेज किया जाता है। तो हम इस
निष्कर्ष पे आ सकते हैं, हमने पहले ये देखा है कि फंड मैनेजर्स इन चीज़ों को एक्टिवली मैनेज कर रहे होते हैं। तो जब मार्केट बहुत महंगी हो जाती है, एक्सपेंसिव जोन में आ जाती है, तो वो अपनी इक्विटी को रिड्यूस करके वो डेट में मूव कर जाते हैं, और जब वापस मार्केट में करेक्शन आ जाता है तो ग्रेजुअली वो वापस डेट से इक्विटी में आ जाते हैं। तो इसलिए एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिहाज से ये बेहतर है कि वो अपनी टैक्स और बाकी जो दूसरी कॉस्ट है उसको सेव कर लेता है। और फंड मैनेजर, क्योंकि ये उनका 24/7/365 डेज इन अ ईयर ये उनका मेन काम है, तो वो हमेशा आगे रहते हैं टू टेक दीज काइंड ऑफ अ डिसीजंस इन अ पोर्टफोलियो अगेंस्ट अ नॉर्मल इन्वेस्टर्स। मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्वेस्टर्स डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन इन जनरल लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बिकॉज ऑफ मेनी रीजन जो हमने भी डिस्कस करा, ये बेहतर है कि हाइब्रिड, बैलेंस एडवांटेज या मल्टी एसेट्स में इन्वेस्ट करें, जहां पे रेगुलरली पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली रीबैलेंस होता रहे। So situation में coming back to the multi asset also, multi asset versus pure equity fund, अगर इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा बेनिफिशियल है यहाँ पर और क्यों? सो अगर इन्वेस्टमेंट हॉराइजन लंबा है 10 साल, तो आप ये हिस्टोरिकल डेटा ये दिखाता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का ज़्यादा पोटेंशियल है टू जनरेट अ रिटर्न राइट। अगेंस्ट अ मल्टी एसेट, बिकॉज मल्टी एसेट की भी लिमिटेशंस हैं कि वो इक्विटी में इस लिमिट से ऊपर नहीं जा सकते। तो लंबे समय के लिए इक्विटी ज़्यादा बेहतर विकल्प है वर्स अगेंस्ट मल्टी एसेट। लेकिन इसके बाद भी हमें ये देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट हॉराइजन क्या है, इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल क्या है। अगर यंग इन्वेस्टर है तो वो इक्विटी में जा सकते हैं, एक ओल्ड एज या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो वो प्योर इक्विटी के साथ साथ उनको मल्टी एसेट भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, ताकि पोर्टफोलियो रीबैलेंस होता रहे। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि यंग इन्वेस्टर और ओल्ड इन्वेस्टर, तो यही खाली बाइफर्गेशन नहीं है इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को सेलेक्ट करने का। कई बार हो सकता है कि यंग इन्वेस्टर हैं लेकिन उनके पास कई सारी लायबिलिटीज हैं, उनके पास होम लोन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस समय में हो सकता है उनको भी अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा कंजर्वेटिव रन करना पड़े। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कि हर इन्वेस्टर, हर निवेशक दूसरे से अलग है। एक स्कीम सारे इन्वेस्टर्स के लिए फिट नहीं हो सकती, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट, सबका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, गोल वो डिफरेंट है। तो जिस तरह हम मेडिकल प्रोफेशन में कहते हैं कि सेम मेडिसिन हर पेशेंट को के यूज में नहीं आ सकती, या सेम मेडिसिन का भी शायद डॉक्टर्स डोज चेंज कर देते हैं, इसी तरह फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में भी सेम स्कीम हर इन्वेस्टर को सूट नहीं करेगी, या सूट करती है तो उनका वेटेज भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। राइट। चलिए, तो अभी हम लोगों ने पूरी क्लैरिटी यहाँ पर ली है। गोल्ड और सिल्वर जो हमारा मेन मुद्दा था, ऑब्वियस सी बात है कई सारे निवेशक हैं जो कि इसके बारे में जानना चाहते थे, और खास तौर पे म्यूचुअल फंड निवेशक जो कि धीमे धीमे यहाँ पर फोमो का भी शिकार हो गए थे, उनके लिए भी ये जो हिस्सा था गोल्ड और सिल्वर से लेके मल्टी एसेट एलोकेशन फंड वाला हिस्सा, वो काफ़ी क्रूशियल और काफ़ी वैल्यू ऐड करेगा, जो मुझे लग रहा है कि इस उम्मीद है। अब हम लोग सर तीसरे पार्ट में आते हैं। जर्नी डिस्कस हो गई, गोल्ड सिल्वर और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में हम लोग ने जान लिया। म्यूचुअल फंड्स ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर अब जिक्र कर लेते हैं। सर, क्या लगता है कि सबसे बेस्ट सवाल जो सबके मन में होता है, कौन सा म्यूचुअल फंड जो है वो सबसे बेस्ट है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, या कौन सी कैटेगरी को आप यहाँ पर केटर करना चाहेंगे कि ये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अगर किया जाए तो ये लॉन्ग टर्म में सबसे बेनिफिशियल हो सकता है? सबसे मुश्किल आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है। स्पेशली न्यू इन्वेस्टर्स जब भी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो कहते हैं कि आप मुझे बेस्ट म्यूचुअल फंड दीजिए। सर, इसमें ये भी है कि मतलब कोई बेस्ट जैसी चीज़ होती भी है कि टेक्निकली नहीं है। राइट, टेक्निकली नहीं होती। जैसे मैंने अभी बोला कि हर इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस
ऑब्जेक्टिव टोटली डिफरेंट है। तो हो सकता है एक इन्वेस्टर के लिए स्मॉल कैप बहुत अच्छा ऑप्शन हो, लेकिन दूसरे इन्वेस्टर के लिए वो बिल्कुल ठीक ना हो। राइट। सो दूसरा, हिस्टोरिकल रिटर्न देख के अगर हम बेस्ट फंड को सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो शायद वो भी एक गलत डिसीजन हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस कीप्स ऑन चेंजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बेस्ट स्कीम कभी भी कॉमन नहीं रहती, ये चेंज होती रहती है। हर किसी के लिए उसका बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पे बेस होगा। अगर एक इन्वेस्टर है, एग्जाम्पल, वो 5 साल में रिटायर होने वाले हैं, तो हो सकता है उनके लिए हाइब्रिड एक ज्यादा बेहतर विकल्प हो। ओके। एक इन्वेस्टर जो 35-40 साल की उम्र है, जिनका भी रिटायरमेंट 15-20 साल है, उनके लिए लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप एक बेहतर विकल्प हो सकता है। एक यंग इन्वेस्टर है जिन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करी थी, हो सकता है उनके लिए लार्ज कैप या इंडेक्स बेहतर विकल्प हो, क्योंकि वो पहली बार ही इन्वेस्टमेंट्स करने आ रहे हैं, उनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। और अगर उन्होंने खाली हमने उनके इन्वेस्टमेंट होराइजन को देख के कि 30-35-40 साल का इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, और अगर उस इन्वेस्टर ने स्मॉल कैप में डाला, इन्वेस्टमेंट्स करी और वहां पे करेक्शन आ गया, तो शायद अगली बार इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो बहुत बार उनको सोचना पड़े एक्सपीरियंस। और वही इन्वेस्टर्स को 3-4 साल, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए स्मॉल कैप बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेशन वो कर सकते हैं, थोड़ा सा मार्केट को अगर समझते हैं तो। जी। तो सबसे जरूरी चीज जो है वो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। उसी के बेसिस पे उनको म्यूचुअल फंड्स की स्कीम का सिलेक्शन करना चाहिए। और आखिरी जब इसका जवाब कि कोई भी बेस्ट स्कीम नहीं होती, हर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए स्कीम चेंज हो सकती है। मतलब कुल मिला के ऑल डिपेंड्स अपॉन द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन। उसके हिसाब से आपकी नीड्स अलग हो सकती हैं, आपकी एज क्राइटेरिया भी, जैसे सर आपने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है यहाँ पर, तो उसके हिसाब से आप अपने म्यूचुअल फंड्स को चुनें, वही बेस्ट होगा, आपके लिए बेस्ट होगा। लेकिन बेस्ट म्यूचुअल फंड जैसी यहाँ पर कोई चीज़ नहीं होती है। इस मिथ को अगर इनकेस अगर आपके दिमाग में है तो उसको प्लीज़ आप हटा सकते हैं इस जवाब के बाद। सर कई सारे पोर्टफोलियोज मेरे पास आते हैं, और जब हम लोग ये शो करते हैं अपना सब कटे जो कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ही है, छोटी छोटी पोर्टफोलियो संख्या होते हैं, 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, और उसमें कहते हैं कि क्या मैं 1 करोड़ रुपए बना पाऊंगा अगले 15 साल में, अगले 20 साल में। छोटी ही पोर्टफोलियो के लिहाज से अगर देखा जाए, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे कि उनके जो जवाब हैं या उनके जो टारगेट्स हैं 1 करोड़ रुपए पाने के 15 साल बाद या 20 साल बाद पॉसिबल हो सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल है। सो नंबर्स, डेटा, एक इन्वेस्टर अगर 10,000 रुपए की SIP करता है, 20 साल तक वो SIP चलाते हैं, और हम उसमें मात्र 12% के रिटर्न को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो पोर्टफोलियो करीब 92 लाख रुपए का हो जाता है। वही इन्वेस्टर उसमें एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करें, क्योंकि नॉर्मली हर साल हमारी तनख्वाहें बढ़ती हैं, रेवेन्यू स्ट्रीम्स इंक्रीज हो जाती है, बिजनेस अगर ओनर है, उस 10,000 की SIP को हर साल 10% से बढ़ाना शुरू कर दे, 20 साल चलाए, 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट करें, वो पोर्टफोलियो 1,98,00,000 हो जाता है 20 साल में। 20 साल में। लेकिन इसमें तो स्टेप अप में हुआ क्या कि पहले 12 महीने 10,000 रुपये महीने डाला गया, 13वें महीने से लेके अगले 11 महीने तक वो 11,000 रुपये हो गए। उसके बाद फिर और 10% का इंक्रीज करा, तो जब लास्ट मंथ आप देखेंगे तो उनकी इन्वेस्टमेंट जो वो 60,000 रुपये जा रही है। तो आपने इंक्रीमेंटल अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाया और कंपाउंडिंग एडवांटेज ली, जिसे कहा जाता है
कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज ओनली कंपाउंडिंग। और ये जो रिटर्न की बात करी है, ठीक है, अगर इस टाइप से किसी और प्रोडक्ट में भी अगर 12% की रिटर्न आ जाए तो ये सेम टोटल कॉर्पस बन जाएगा। अभी तक ऐसा नजर नहीं आता कि कंसिस्टेंटली और कोई एसेट क्लास इस तरह कंसिस्टेंटली विद ईज ऑफ ऑपरेशन, विद लिक्विडिटी, विद कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, जो कि म्यूचुअल फंड में अवेलेबल है। तो छोटे पोर्टफोलियो से भी शुरुआत करके आप लॉन्ग टर्म में इस तरह की अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और स्पेशली किन ऑब्जेक्टिव को ये पूरा कर सकता है, जस्ट एक एडेड एक थॉट है, रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, जो नॉर्मली लंबे समय पे आने वाले गोल है, वहां पे ये लॉन्ग टर्म एसआईपी से बिल्कुल पोर्टफोलियो क्रिएट किया जा सकता है। मतलब छोटी एसआईपी से भी आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म में बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। कई लोगों के सर सवाल थे, जैसे मैंने बताया आपको कि मैं 5,000 रुपये की ही एसआईपी कर रहा हूँ, मैं 6,000 रुपये की एसआईपी कर रहा हूँ, मैक्सिमम 10,000 रुपये की एसआईपी कर रहा हूँ। तो फिर कई सारे जो गेस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि मतलब थोड़ा सा इम्पॉसिबल है लेकिन अचीवेबल है। जैसे कि आपने बताया इसके बारे में कि ऑब्वियस बात है कि स्टेप अप के जरिए आप उसमें एक एड ऑन कर सकते हैं, और हर साल जब इंक्रीमेंट करते जाएंगे तो अल्टीमेटली 1 करोड़ क्या, उससे भी ज़्यादा आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। सर, हम लोगों ने म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात की। न्यू एज इन्वेस्टर्स के लिहाज से सर क्या लगता है कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं वो क्या गलती कर रहे हैं अभी, जब वो चयन करते हैं या फिर जाके पास आते होंगे, कई सारे क्लाइंट्स होंगे उसमें न्यू एज इन्वेस्टर्स भी होंगे, ऐसे क्या इन्वेस्टर्स के बारे में आपको लगा कि ये चीज़ इनको समझानी बहुत ज़रूरी है, ये गलत कर रहे हैं? तो उसमें 2 से 3 बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने न्यू एज इन्वेस्टर्स के साथ इंटरेक्शन में देखा। सबसे पहला, वो हिस्टोरिकल रिटर्न्स से प्रभावित होते हैं। दूसरा, सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा ट्रैक कर रहे होते हैं, वो चाहे ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, या व्हाट्सएप पे आई हुई टिप हो। और काफ़ी न्यू एज इन्वेस्टर्स जो होते हैं, पेशेंस की कमी होती है। अगर 1 साल में एसआईपी शुरू करी कैलेंडर ईयर 25 में और रिटर्न नहीं बनी और उसी समय गोल्ड और सिल्वर में बना, तो सारा पैसा आप रिडीम करिए और इसमें डालिए। ये 3 चीज़ों की वजह से जेनजी, जिसको वर्ड आजकल हम यूज कर रहे हैं, रिटर्न चेजर मैक्सिमम, राइट। तो और हर बार रिटर्न चेज कर रहे होते हैं। ये सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो न्यू एज इन्वेस्टर्स के साथ आती है। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है, उनको जब ये समझ में आने लगता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए पहली रिक्वायरमेंट है पेशेंस। पेशेंस देना पड़ेगा आपको। आप देखें, 20 साल पहले, 25 साल पहले हम लोग किसान विकास पत्र में इन्वेस्टमेंट्स करते थे, हमारे पेरेंट्स इन्वेस्ट करते थे, हम रखते थे 7 साल 8 साल, पैसा डबल हो जाता था। तो हम 7 साल या 8 साल का पेशेंस रखते थे। नॉर्मली हम MIS में करते थे तो 5 साल रखते थे, PPF 15 साल। सबसे जो अभी एक दिक्कत है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, पेशेंस लूज हो गया है। एवरीवन वांट्स टू मेक, स्पेशली द यंग, इमीडिएट क्विक रिटर्न्स, एंड ऑल्सो DIY, मैं खुद कर लूं। तो जब आप खुद करना चाहते हैं, आपने किसी पोर्टल पे कहीं ये देखा, तो आप खाली रिटर्न को देख रहे हैं, आप उस स्कीम्स की रेशोज को नहीं देख रहे हैं, आप उनके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को नहीं देख रहे हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्लियर नहीं है, तो इसलिए आप रिटर्न चेजर बन गए। तो इन तीनों चीज़ों को अगर कर्टेल कर सकते हैं तो आपका हमेशा पैसा बनेगा। अगर आप इसको कर्टेल नहीं कर पाएंगे तो आप हमेशा, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो में सब ऑप्टिमल रिटर्न बनाएंगे। रिटर्न बनेंगे लेकिन सब ऑप्टिमल रिटर्न बनेंगे, जो यहाँ पे दिक्कत है। तो ये गलतियां हैं जो कि न्यू एज इन्वेस्टर्स खास तौर पर यहाँ पर कर रहे हैं।
फोमो में आ जाते हैं, प्लस यहाँ पर क्विक रिटर्न्स, जैसे कि आपने बाद में कही कि क्विक रिटर्न्स के चक्कर में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ता है। इन सब चक्करों से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। सर, अगर कैटेगरी वाइज थोड़ा सा देखें कि कौन सी कैटेगरी के फंड्स या फिर कौन सा सेक्टर अगर हम लोग देखें, आपको लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा बूम कर सकता है, और उसके लिहाज से कौन से ऐसे फंड्स होंगे जो कि आप रिकमेंड करना चाहेंगे? सेक्टर्स को नॉर्मली हम अवॉइड करते हैं। राइट। हम सेक्टर सिलेक्शन फंड मैनेजर के डिस्क्रिशन पे हम छोड़ देते हैं। हमें लगता है फंड मैनेजर वेल इक्विप्ड है ये सारे डिसीजंस को लेने के लिए, क्योंकि सेक्टर्स में रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सेक्टर्स के साथ वही हो सकता है जो कमोडिटी के साथ हुआ। आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स भी आ सकती है शॉर्ट पीरियड में, या इसका रिवर्स भी हो सकता है कि लंबे समय तक रिटर्न्स ना बने। आपका इसका पहला जो प्रश्न था कि क्या होना चाहिए पोर्टफोलियो, विद कैविएट कि हर इन्वेस्टर अलग है तो सबके लिए कॉमन नहीं हो सकता, बट अगर हम ब्रॉडली बोले या लेमैन, तो हमारा ये मानना है कि अगर आप एक किसी क्लाइंट अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं तो 60-70% उनके पोर्टफोलियो को लार्ज कैप बायस्ड रखना चाहिए। ओके। 20% अप्रोक्सीमेटली पोर्टफोलियो को मिड और स्मॉल कैप, और रिमेनिंग जो है वो थीम या सेक्टर्स ले सकते हैं। बट अगेन सेक्टर्स अगर उस टॉलरेंस उनका है उस वॉलेटिलिटी को हैंडल करने का। और जब हम 60-70% लार्ज कैप की बात करते हैं, लार्ज कैप बायस फंड्स की बात करते हैं, तो इसमें लार्ज कैप फंड भी आएंगे, आपके इंडेक्स फंड्स भी आ जाएंगे, फ्लेक्सी कैप फंड्स भी आ जाएंगे, बैलेंस एडवांटेज, मल्टी एसेट, ये सारे इस कैटेगरी को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह एक पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं जिससे लॉन्ग टर्म में एक स्टेबल रिटर्न रहेगी पोर्टफोलियो में। और अगर आपने 10-15% थीम या सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स करी है तो ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या इन्वेस्टर की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो जो 10% बहुत अच्छा रिटर्न दे दे तो आप उसको रिबैलेंस जरूर करिए, क्योंकि ये 10-15% इज अ पार्ट ऑफ योर सेटेलाइट portfolio or a tactical allocation. This cannot be a part of your core or a strategic allocation. इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके। सर, आपको क्या लगता है कि एवरेज पर्सन को आप कितनी सलाह देते हैं कि कितने सारे म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए? इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। सो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। नॉर्मली हर कैटेगरी रेगुलेटर हुई सेबी ने डिफाइन कर दी है कि लार्ज कैप क्या है, मिड कैप क्या है, स्मॉल कैप क्या है, लार्ज मिड कैप, और उसमें किस कैपिटलाइजेशन के फंड्स हो सकते हैं। सो हर कैटेगरी में आप 1 से 2 फंड रख सकते हैं डिपेंडिंग कि आपका कितना बड़ा पोर्टफोलियो है। इससे इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है जो कई इन्वेस्टर्स मिस कर देते हैं, आपको कॉन्सेंट्रेशन या ओवरलैप एनालिसिस करना पड़ेगा पोर्टफोलियो के। तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि हमने 3 फ्लेक्सी कैप फंड लिए हमारे पोर्टफोलियो में, और हमने जब उन पोर्टफोलियो का ओवरलैप एनालिसिस देखा तो हमने देखा कि 50% उनके कॉमन स्टॉक्स हैं। ओके। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक होता है कि हम पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मेरे फ्लेक्सी कैप 3 फ्लेक्सी कैप का पोर्टफोलियो ही 50% ओवरलैप कर गया है तो आपका मेन पर्पस ही डिफीट हो गया। राइट। सो नॉर्मली हमेशा ये देखना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो 35-40% से स्कीम्स पोर्टफोलियो की ओवरलैप ना करें। अगर आप ओवरलैप कर रही हैं तो आप उनको कंसोलिडेट करने की कोशिश करें, या आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की सलाह लें, या आप खुद करें, जो भी आप फॉलो करते हैं, और उसके हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें। तो इसलिए किसी इन्वेस्टर्स के लिए 3-4 स्कीम भी बहुत ज़्यादा है, किसी इन्वेस्टर्स के लिए 5-6 स्कीम्स में भी 15-20 स्कीम्स में भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका दूसरा एक एस्पेक्ट और है, जब आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ
पोर्टफोलियो आप डिस्कशन के बाद मैनेज करते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन की या इंडिविजुअल की एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज बहुत मैटर करता है आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए। और एडेड पॉइंट और भी है, क्योंकि वो काफी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं, साइमल्टेनियसली स्कीम सिलेक्शंस की भी पोर्टफोलियो यूज कर रहे होते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि जिसके लिए हम कोई एक नंबर को शायद आइडेंटिफाई कर पाए कि नहीं खाली 3 ही आइडल स्कीम्स होनी चाहिए पोर्टफोलियो में या 15 नहीं होनी चाहिए। सो अगर मैं इसको समराइज करूं तो हमेशा ओवरलैप एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो का, जिसके बेसिस पे आप इस चीज को देख सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कितनी स्कीम्स। पोर्टफोलियो में आपके 4 स्कीम्स भी हो सकती हैं, लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है कि 6-7 स्कीम्स भी कम हो। ये एक समरी निकलती है, कंसिडरिंग कि आपके जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो ओवरलैप ना कर रहे हो, जो स्कीम्स हैं वो ओवरलैप ना कर रही हो, और जो उनके पर्पस हैं वो ओवरलैप ना कर रहे हो। जैसे कि सर ने बताया, एग्जांपल भी दिया कि कई सारे स्टॉक्स जो होते हैं वो सिमिलरली कभी कभी पता चलता है कि बहुत ज़्यादा जो आपकी स्कीम्स हैं उसमें कॉमन निकल आती हैं, तो फिर वो चीज़ अगर ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आपका 4 स्कीम्स और 5 स्कीम्स में भी काम हो सकता है। जाते जाते हम लोग रैपिड फायर भी करते हैं, तो वो भी मैं आपसे चाहूँगा कि एक बार आपसे शेयर करूँ, और उसकी रिप्लाईज आप चाहे एक लाइन में कर दें या 1 वर्ड में कर दें, इट डिपेंड्स अपॉन यू। पहला निवेश कहाँ करें, स्किल या फिर बाजार में? स्किल। ओके। क्लाइंट अगर बोले एफडी बेहतर है, तो आपका जवाब क्या होता है? बिल्कुल सही है, लेकिन क्या उससे अच्छे हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है? ये जरूर आप उनको बताते हैं इसके बारे में। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट कभी पूरी तरह से अच्छा या खराब नहीं हो सकता। उसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। ओके, ठीक है। अगर कमीशन आपका 0 हो जाए तब भी ये काम करेंगे आप? बिल्कुल, क्योंकि वैल्यू जो क्रिएट की जा रही है, जो रिस्पेक्ट है, और हमारे साथ 3 जनरेशन क्लाइंट की अटैच्ड हैं फ्रॉम अ सेम फैमिली। ओके। ग्रैंडफादर, सन, एंड बिकॉज नाउ द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑल्सो वर्किंग। सो तीनों लोग काम कर रहे हैं, वी आर अ फैमिली मेंबर्स, उनके साथ हम सारी चीज़ों में खड़े होते हैं। तो एक सेल्फ अचीवमेंट लगता है कि आपने एट द एंड वैल्यू क्रिएट करी। ठीक है। आपको सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है, मार्केट गिरना या फिर क्लाइंट का भरोसा टूटना? क्लाइंट का भरोसा टूटना। इंटेंशनली कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अनइंटेंशनल हो सकती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ओके। लास्ट, मनी को आप पावर मानते हैं या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं? मनी इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इसी के बाद आपका प्रेशर बिल्ट होना स्टार्ट होता है। ओके, तो दैट वाज अ रैपिड फायर, और बहुत अच्छे से सर आपने जवाब दिया, वन मलाना, और प्लस रीजनिंग भी आपने दी कुछ कुछ सवालों के लिए। सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर थैंक यू सो मच प्रशांत मौर्य जी, आपने आज समय मिला, एंड फ़ोन पे तो आपसे बात हुई थी, तो उसमें तो मज़ा आया था, और मुझे लग रहा था कि फेस टू फेस में और मज़ा आएगा, और उम्मीद से ज़्यादा मुझे आज मज़ा आया आपकी पॉडकास्ट करने का। मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं उनको भी कुछ वैल्यू ऐड होगी। अगर पूरा पॉडकास्ट देखने के बाद 10% भी अगर वैल्यू ऐड होती है तो मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट का जो पर्पस है हमारा वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू, थैंक यू। तो ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप अगर चाह रहे हैं कि अगले पॉडकास्ट में कोई स्पेशल गेस्ट हो जो कि आपकी मर्जी का हो, जो आपके मन का हो, वो भी हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। बाकी तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।